सुप्रभात विद्यार्थियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्त काल में साहित्य और दर्शन के विकास के बारे में। विद्यार्थियों, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विज्ञान की अनेक विधाओं में साहित्यिक ग्रंथों की रचना इस काल में की गई। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार यह स्वाभाविक ही था कि सुरक्षा और साम्राज्यिक उन्नति की दिशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। यानी विद्यार्थियों, गुप्त वंशीय जो शासक हैं वो तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी देते थे। उनकी इस प्रेरणा के कारण गुप्त काल में साहित्य जो है अपनी चरम उन्नति पर पहुंच गया। गुप्त शासकों ने संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में गौरवान्वित किया। गुप्तों के संरक्षण में संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जिस रूप से विकसित और उन्नत हुआ वह अद्वितीय था। गुप्त काल में अभिलेख, ललित और काव्य में संस्कृत में लिखे हुए हैं। सिक्कों पर भी संस्कृत के छंदोबद्ध लेख अंकित हैं। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन विद्वान भी जो प्राकृत के बड़े समर्थक थे, संस्कृत के वैभव और सौंदर्य को स्वीकार कर अपने ग्रंथों की रचना संस्कृत में करने लगे थे। विद्यार्थियों, ब्राह्मण धर्म के पुनरुज्जीवन के साथ साथ ही संस्कृत भाषा भी सजग और प्रगतिशील हो उठी थी और उसका प्रयोग और प्रभाव बढ़ चला था। वैसे इस भाषा के पुनरुद्धार के संकेत हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि 150 ईस्वी का है से ही मिलने लगते हैं। लेकिन गुप्त काल में इस भाषा को गौरवमय स्थान मिला और वे राजकीय भाषा के पद पर आसीन हो सकी। मौर्य काल में विद्यार्थियों प्राकृत भाषा को राजभाषा का स्थान प्राप्त था। अशोक ने शासकीय व्यवहार और धार्मिक प्रचार का माध्यम प्राकृत या पाली भाषा को ही बनाया था और उनके उत्तराधिकारी शुंगों ने उसको बदलकर संस्कृत कर दिया। लेकिन शुंगों के बाद प्राकृत को राजकीय आश्रय मिलना कुषाणों के समय तक जारी रहा और कुषाण काल में संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास के बावजूद संस्कृत राजकीय पद से वंचित रही। और हम देखते हैं कि गुप्त काल जो है उसमें संस्कृत भाषा में अनेक लौकिक और धार्मिक साहित्य की रचना हुई और खासतौर पर हम देखें कि पुराणों और महाकाव्यों जिसमें रामायण और महाभारत हैं शामिल को अपने अंतिम रूप में गुप्त काल में तैयार किया गया। मनु स्मृति के बाद की स्मृतियों याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति इसी काल की प्रतीत होती हैं। यद्यपि विद्वानों में इनकी तिथियों के प्रश्न पर मतों में एकता नहीं है। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार तथा वास्यायन का कामसूत्र भी गुप्त काल की रचनाएं हैं। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को भी गुप्त काल में रखा जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश की रचना इसी काल की है और इसका रचयिता अमर सिंह संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा के 9 रत्नों में से एक था। चंद्रगोभी नामक बौद्ध भिक्षु ने चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ। वहीं ईश्वर कृष्ण की प्रसिद्ध रचना सांख्य कारिका जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ है भी गुप्त युग की रचना है। षड दर्शन जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व एवं उत्तर मीमांसा यानी वेदांत से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी विद्यार्थियों इस काल में हुई। जहाँ तक लौकिक साहित्य की हम बात करें तो संस्कृत के कवियों और नाटककारों में सर्वप्रमुख और श्रेष्ठतम स्थान कालिदास को दिया जाता है और अधिकांश विद्वान उसे गुप्त काल का मानते हैं और ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों के चूड़ामणि कालिदास थे। कालिदास ने 4 काव्यों ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव तथा 3 नाटकों मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। विद्यार्थियों, बहुत सी बार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कालिदास कौन से काल के थे या कौन से सम्राट के संरक्षण में रहा करते थे, किसके नवरत्नों में शामिल थे और साथ ही कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या है, प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है, प्रमुख नाटक क्या है। तो आप ये नाम याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी अपने नंबरों को प्राप्त करने में। और ये जो ग्रंथ हमने अभी देखे कालिदास के, इनमें जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम और ये संस्कृत साहित्य का ही नहीं विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक माना जाता है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है और इसमें हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का निरूपण है।
इसमें मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय चित्रण है। जो विद्यार्थी संस्कृत विषय को पढ़ते हैं वो निश्चित तौर पर अभिज्ञान शकुंतलम उनके बीए पार्ट 1 में सिलेबस में शामिल है, तो उसको विस्तृत रूप से पढ़ पाएंगे। इसी के साथ विशाखा दत्त ने इस काल में 2 नाटकों की रचना की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। एक अन्य प्रसिद्ध नाटक शूद्रक का मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी भी है, जिसमें जो निर्धन ब्राह्मण है एक के साथ एक नर्तकी जो है गणिका का प्रेम वर्णित है। और ये नाटक जो है प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम की जो हम बात करें तो ये एक प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। और ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। प्रोफेसर रामशरण शर्मा कहते हैं कि भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात ये कि ये सभी नाटक सुखांत है, यानी जिनका अंत सुखद है। दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि उच्च वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं इन नाटकों में। स्त्री और शूद्र प्राकृतिक बोलते हैं, जबकि भद्र जन जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं। इसके अलावा हरिशेन जो कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था तथा वत्स भट्टी जो मंदसौर प्रशस्ति का लेखक है, भी संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कवि थे गुप्त काल के। विद्यार्थियों, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस काल में बड़े बड़े विद्वान हुए, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कर प्रथम आदि, जिनका विस्तृत विवरण हम जो है विज्ञान के विकास वाले वीडियो में करेंगे। बौद्ध धर्म के अधिकांश दार्शनिक और विचारक इसी युग में हुए। असंग महायान धर्म का प्रकांड पंडित था। इसने महायान, सूत्रालंकार, योगाचार, भूमिशास्त्र आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। वसुबंधु के अभिधर्म कोश में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। वहीं जैन विद्वानों और लेखकों में जिनचंद्र, सिद्धसेन, देवनंदिन आदि प्रसिद्ध हुए। न्याय दर्शन पर सिद्धसेन कृत न्यायावतार एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। और बौद्धिक विकास को देखने से पता चलता है कि इसमें शिक्षा पद्धति भी काफ़ी अच्छी रही होगी। अनेक अध्ययन में जो है 14 विद्याएं यानी चतुर्दश विद्या प्रमाणिक मानी जाती थी। इन 14 विद्याओं के अंतर्गत 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा जो है दी जाती थी। इसके अलावा धर्मेतर साहित्य में भी शिक्षा दी जाती रही होगी। और विद्यार्थियों, इस काल के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं उनमें काशी, मथुरा, अयोध्या, वल्लभी तथा पाटलिपुत्र सम्मिलित थे। और विद्या के प्राचीन केंद्र तक्षशिला की ख्याति इस समय बहुत कम हो गई थी, लेकिन गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और सर्वप्रथम गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। उसके बाद नालंदा को अनेक स्रोतों से समय समय पर दान मिलते रहे। बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य तथा अन्य गुप्त शासकों ने भी उसे दान देकर पोषित किया। और नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक विषय पढ़ाए जाते थे और धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि दूर दूर से देश और विदेश के विद्यार्थी वहां पहुंचने लगे। 5वीं शताब्दी के अंत तक विद्यार्थियों ये एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। तो विद्यार्थियों, ये तो हम देखा साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ गुप्त काल में। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी गुप्त काल में दर्शन के विकास की। तो इस काल के शुरुआत में सबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र पर अपना भाष्य लिखा। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। पतंजलि के योग सूत्र पर लिखा गया काव्य भाष्य तथा वास्यायन का भाष्य इसी युग की रचनाएं हैं। वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद ने भाष्य लिखा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत असंग, वसुबंधु और दृढ़नाग इस युग के प्रमुख दार्शनिक हैं। उमास्वाती और सिद्धसेन इस युग के प्रमुख जैन दार्शनिक थे। इसी काल में विद्यार्थियों दार्शनिक वाद विवाद तथा प्रतिद्वंदी वादों के मतों के दार्शनिक एवं तर्कपूर्ण खंडन की उस परंपरा की शुरुआत हुई जिसमें सभी दार्शनिक संप्रदायों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया में दार्शनिक वाग में बड़ा समृद्ध हुआ। वात्स्यायन ने अपने न्याय भाष्य में प्रसिद्ध महायानी दार्शनिक नागार्जुन के दार्शनिक विचारों की आलोचना की है। दूसरी ओर बौद्ध विद्वान दृढ़नाग ने वात्स्यायन के मत का खंडन किया है। शीघ्र ही उद्धोत्कच ने वात्स्यायन के समर्थन में दृढ़नाग की आलोचना की।
दार्शनिक वाद विवाद की धारा शताब्दियों तक चलती रही। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो साहित्य का विकास हुआ और साथ ही दर्शन का विकास हुआ, उसकी वजह ये थी कि गुप्त काल जो है, गुप्त काल के जो प्रमुख सम्राट हुए वे न केवल पराक्रमी थे, महान विजेता थे, उसके साथ साथ कला और साहित्य यानी संस्कृति के संरक्षक पोषक भी थे। और उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न साहित्यकारों को संरक्षण दिया, उनको पोषित किया और परिणामतः साहित्य की एक नई धारा और संस्कृत भाषा का विकास उस काल में हुआ। वहीं दर्शन की विभिन्न धाराएं, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि उस समय के प्रमुख धर्म थे, उनके विचारकों ने भी अपने मतों और वादों को लेकर विचार विमर्श किया। और उसकी वजह से जो है, और ये धाराएं की जो है वाद विवाद की जो परंपरा है, यानी एक दूसरे के मतों को स्वीकार करना, उनके मतों को तर्कपूर्ण तरीके से खंडन करना, यानी अपनी बातें नहीं थोपना, और ये परंपरा जो है शताब्दियों तक चलती रही। मैं आशा करती हूँ कि गुप्त काल में जो साहित्यिक विकास हुआ, जो प्रमुख ग्रंथ रचे गए, विद्यार्थियों आप उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि उक्त ग्रंथ की रचना किस साहित्यकार ने की, उसकी क्या खास बात है। तो इसमें आप देखते हैं कि गुप्त काल में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं और उनकी रचनाओं के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप उनको पढ़ पाते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल आप सही कर पाएंगे। धन्यवाद।